हेलो एवरीवन। वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 11 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। आज के टॉपिक्स हैं टॉपिक्स एक्सरसाइज 2025। इसके साथ ही हाल ही में जो बजट आया है उसमें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है, ये देखेंगे। एआई एक्शन समिट 2025 के बारे में देखेंगे। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही उड़ान स्कीम, ये काफी पहले की योजना है। हम देखेंगे कि इस योजना के तहत क्या क्या जो इसके लक्ष्य थे वो प्राप्त किए जा चुके हैं। देन हम देखेंगे अभी हाल ही में नया रेपो रेट इसमें चेंज किया गया है, तो नया रेपो रेट आया है, ये हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एनटीसीए के बारे में, जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। देन हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम, ये हम देखेंगे। एक्सरसाइज इक्वेरियन के बारे में देखेंगे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हाल ही में आया है और उसमें बताया गया है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पहले से और अब में कितनी कम हुई है, ये देखेंगे। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन से हैं और कौन सबसे वीक हैं, ये हम देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding theater level operational exercise। यहाँ पर थिएटर स्तरीय ऑपरेशनल जो एक्सरसाइज है, जिसे हम शॉर्ट में ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन सिंक्रोनाइजिंग रेस्पॉन्स टू कन्वेंशनल एसिमेट्रिक एंड हाइब्रिड थ्रेट्स थ्रू इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन। And second, it involves all operational units of the Indian Navy। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आप देख सकते हैं। Tropics 2025 focuses on synchronizing response to conventional, asymmetric, and hybrid threats. It aims to validate the Indian Navy's core war fighting skills and ensure an integrated, coordinated response involving multiple services जिनमें शामिल है Indian Navy, Army, Air Force and Coast Guard। This exercise involves all operational units of the Indian Navy, including ships, submarines, aircraft, as well as substantial participation from the other services। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज के बारे में अगर हम और बात करें तो इट इज बीइंग कंडक्टेड ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 months फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2025। और ये कई फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि हार्बर फेज और सी फेज। इंटीग्रेटिंग वेरियस फेसेट्स ऑफ combat operations, cyber and electronic warfare operations, live weapon firing during joint workup phase and amphibious exercise। आप ध्यान रखेंगे, जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज है इसका आयोजन 3 मंथ के लिए जनवरी टू मार्च के मध्य किया जाता है और कई फेज में इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The primary objective of the Grameen Credit Score System introduced in the Union Budget 2025 is। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2025 में शुरू की गई जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है, टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय इनफॉर्मल मनी लेंडर्स इन रूरल एरियाज। And second, to create a national database of small scale industries and startups in the rural India। And third, to replace traditional banking services with microfinance institutions for rural lending। And last,
to promote financial inclusion by accessing the credit worthiness of the rural women and self-help groups. So यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ग्रामीण महिलाओं और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी ऋण पात्रता का आकलन करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। आप देख सकते हैं द ग्रामीण क्रेडिट स्कोर इज अ डिजिटल फ्रेमवर्क डिजाइन्ड टू एक्सेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। So its aim is to bridge the gap between informal rural economies and formal financial systems. इनके उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो है कि प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रूरल वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन also to formalize self-help group transactions and integrate them into India's central credit system. And other is to empower rural women entrepreneurs by providing them access to credit loans and financial products. सो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम की बात की गई है तो एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is a key objective of the AI Action Summit 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा AI एक्शन समिट 2025 का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं बैनिंग ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट ग्लोबली, सेकंड प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड सस्टेनेबल AI, and third establishing a global regulatory authority for AI, and fourth prioritizing military applications of AI। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो एआई एक्शन समिट 2025 का जो की ऑब्जेक्टिव है वो है सुरक्षित और टिकाऊ एआई तक न्याय संगत पहुंच को बढ़ावा देना। आप देख सकते हैं On 10th and 11th of February 2025, France will host the Artificial Intelligence Action Summit at the Grand Palais, bringing together heads of the state and government, leaders of international organizations including OECD's Secretary General Matthew Cormann, business leaders as well as representatives from academia, civil society and the arts। तो आप ध्यान रखेंगे एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। So one of its key objective is promoting equitable access to safe and sustainable AI. And this aligns with its broader theme of public interest AI, global governance and fostering innovation while maintaining ethical standards। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Pinaka multi-rocket launch system was developed by which organization? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है वो किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आपको बताना है पिनाका मल्टी रॉकेट जो लॉन्च सिस्टम है ये किस संगठन ने विकसित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये डेवलप किया है DRDO ने। आप देख सकते हैं
The Defense Ministry signed contracts worth 10,147 crore for ammunition for the Army's Pinaka multiple rocket launch system. So it is a battle-proven all-weather artillery weapon system developed by DRDO's Armament Research and Development Establishment. So this multi-rocket launch system was first used in the Kargil war to neutralize enemy positions. And the system delivers rapid and accurate fire on critical enemy targets. So each launcher carries 12 rockets and a battery has 6 launchers. And it has a range of 60 to 75 kilometer and can fire high explosive and submunition warheads. सो आपने देखा कि मल्टी रॉकेट जो पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जो कि एक एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और वर्तमान समय में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिविल एविएशन सेक्टर इन इंडिया। सो यहाँ पर भारत में जो नागरिक विमानन क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द उड़ान स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016। And second, over the last decade, the number of operational airports in India has increased twofold. And third, India allows 100% foreign direct investment in the civil aviation sector under the automatic route. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो उड़ान स्कीम है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। So recently, Finance Minister announced that 120 new destinations will be launched under the Udan scheme over the next decade, highlighting the growing connectivity and potential of the civil aviation sector in India. So इस अनाउंसमेंट के बाद ये जो उड़ान स्कीम है ये काफी चर्चा में रही है। आपने देखा कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ 2016, and its objective is to improve regional connectivity and enhance access to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. So इसके अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अचीवमेंट्स हैं 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 58 न्यू वंस कनेक्टेड अंडर द स्कीम, and over 425 new routes were established and more than 1 crore passengers benefited by this scheme. So इंडिया के एविएशन सेक्टर के बाद की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स ग्लोबली, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 16 करोड़ इन 2023 एंड 24 टू 35 करोड़ बाय 2029 एंड 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the new repo rate set by the Reserve Bank of India after a 25 basis point cut in its first policy review of February 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
फरवरी 2025 की पहली नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 6.75%, 6%, 6.25% या फिर 6.50%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो करंट जो रेपो रेट है वो है 6.25% और प्रीवियसली ये था 6.50%। आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट द रेपो रेट बाय 25 basis points from 6.50% to 6.25% in its first monetary policy review of 2025. So the decision was made in response to global economic challenges, including stalled disinflation and strengthening the US dollar. Then the previous repo rate was 6.50%, which remained unchanged in the last MPC meeting in December 2024. So the global economy is facing heightened financial volatility due to geopolitical tension and diverging monetary policies. सो रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स. So the reduction in the repo rate lowers borrowing costs for businesses and consumers, stimulating economic growth. और इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें कि रेपो रेट कम करने का जो या इसका जो रेट घट हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सो lower repo rates can reduce EMIs for loans and improve liquidity in the market. And it also encourages business to invest more due to cheaper credit. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सो यहाँ पर एनटीसीए से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द एनटीसीए वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 following the 2006 amendment to strengthen tiger conservation efforts. The NTCA has the power to declare an areas as a tiger reserve, delineating the core and buffer zones and ensuring the ecological integrity of these critical habitats. And third, the Prime Minister of India serves as the ex officio chairperson of the NTCA. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है एनटीसीए से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. सो एनटीसीए इज a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. एनटीसीए के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट compliance of its directives become legal. And second, fostering accountability of center state in management of tiger reserves by providing a basis for MOU with states within the federal structure. And third, providing for an oversight by parliament and also addressing livelihood interest of local people in areas surrounding tiger reserves. सो आपने देखा कि जो एनटीसीए है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसी है formed to protect the endangered Bengal tiger in
इंडिया। और जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं ये इसके चेयरमैन होते हैं। इसके साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के वो होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। इसके साथ ही जो एनटीसीए में अदर मेंबर्स होते हैं उनमें शामिल हैं सेक्रेटरीज फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज सच एज इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, लॉ, पंचायती राज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो ट्राइबल अफेयर्स। इसके साथ ही 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं जिसमें कि 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होते हैं। Then 8 wildlife conservation experts including 2 with experience in the tribal development। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, आईजी ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इसमें शामिल होते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट है उसके चेयरमैन भी इसमें शामिल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं The 2025 annual bird count at Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary recorded 153,719 birds from 97 species, the highest ever. So this lake is also called Maharana Pratap Sagar and is a man-made reservoir on the Byas River in Kangra district, Himachal Pradesh. So ये जो पोंग डैम है अगर हम सिर्फ पोंग डैम की बात करें तो उसको ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है और उसी के पास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। सो इट स्पेंस 307 स्क्वायर किलोमीटर एंड वाज designated a Ramsar site in 2002. The sanctuary hosts over 220 bird species including bar-headed geese, pintails and herons. So it is home to animals like sambar, leopards, and clawless otters. And the wetland supports diverse vegetation including eucalyptus, acacia, and sesame. सो आप ध्यान रखेंगे जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The bilateral military exercise Aquarian recently in the news is conducted between which 2 countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इक्वेरियन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड श्रीलंका, सेकंड इंडिया एंड मालदीव्स, थर्ड इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर इंडिया एंड सेशेल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इक्वेरियन जो एक्सरसाइज है ये आयोजित किया जाता है इंडिया और मालदीव के मध्य। आप देख सकते हैं The 13th edition of the India-Maldives Joint Military Exercise Aquarian has commenced in the Maldives. So, Aquarian is an annual bilateral military exercise between India and Maldives conducted alternately in both nations. So, the word Aquarian means friends in Devi language, symbolizing the strong diplomatic and defense ties between the 2 nations. And the exercise focuses on counter-insurgency and counter-terrorism operations along with humanitarian assistance and disaster relief
ट्रेनिंग। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और कंट्रीज के नाम है, जैसे अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मित्र शक्ति। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। आप कमेंट करके बताएंगे इंडिया और सेशेल्स के मध्य आयोजित होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है। इसके साथ ही अगर हम इंडिया और मालदीव के रिलेशन की बात करें तो इंडिया इज अ की डिफेंस पार्टनर ऑफ द मालदीव्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री एड एंड कंडक्टिंग ज्वाइंट एक्सरसाइजेस। So in 2022, India gifted a Dornier aircraft to strengthen Maldives maritime security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the latest periodic labor force survey, the unemployment rate in country has reduced to. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है। आपके ऑप्शंस हैं 6%, 4.5%, 3.2% या फिर 8%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये वर्तमान समय में घटकर हो गई है 3.2%। आप देख सकते हैं द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6% to 3.2% in the last fiscal year as per the latest periodic labor force survey. So the reduction in unemployment is primarily observed among individuals aged 15 and above. The government introduced 5 employment-focused schemes under the PM's package to generate job opportunities. And these initiatives are aimed at benefiting over 4 crore youth within 5 years. सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो इसको कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। And it provides quarterly and annual estimates of the key employment and unemployment indicators. So this survey assesses labor force participation, unemployment rates and employment trends. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has the world's most powerful passport in 2025, allowing visa-free or visa-on-arrival access to 193 countries? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 में किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होगा यह है जो 193 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच की अनुमति देता है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको बताना है 2025 के अनुसार मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है सिंगापुर का। आप देख सकते हैं Singapore has the world's most powerful passport in 2025, offering visa-free or visa-on-arrival access to 193 out of 227 countries. इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 80th, शेयरिंग द स्पॉट विद अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी एंड ताजिकिस्तान, अलाउइंग वीजा-फ्री एक्सेस टू 56 नेशंस। इसके साथ ही साउथ कोरिया एंड जापान फॉलो सिंगापुर इन सेकंड प्लेस। सो आप ध्यान रखेंगे सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है और सेकंड प्लेस पर है साउथ कोरिया एंड जापान विद एक्सेस टू 190 कंट्रीज।
देन थर्ड प्लेस पर जो कंट्रीज हैं वो हैं स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क। ये सारी कंट्रीज थर्ड प्लेस पर हैं एंड ईच अलाउइंग एंट्री इनटू 187 डेस्टिनेशंस विदाउट प्रायर वीजास। इसके साथ ही बॉटम 3 पासपोर्ट्स की बात करें तो अफगानिस्तान है 99th प्लेस पर, उसके बाद है इराक 97th एंड सीरिया 98। इंडिया की अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो आपने देखा कि इंडिया की रैंकिंग है 80th, इसके साथ ही म्यांमार की है 88th, श्रीलंका 91st, बांग्लादेश 93rd, नेपाल 94th एंड पाकिस्तान 96th। इसके साथ ही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो रैंकिंग है वो है 59th। आप ध्यान रखेंगे टॉप पर है सिंगापुर। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।